प्यारे बच्चों नमस्कार। 11th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बता देता हूं जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म नाम की दो डेफिनेशन जो पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट्स इन फिजिक्स के क्या क्या स्कोप्स हैं और इसमें क्या कौन कौन सी किस टाइप से जो एक्साइटमेंट्स हैं उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स के बीच में रिलेशन क्या है और इन दोनों का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट है, फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनका जो योगदान है फिजिक्स की डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि यूनिफिकेशन क्या होता है। कि फिजिक्स के अंदर एक ये प्रयास किया जाता है कि यदि हमारे पास अलग अलग कोई फिजिकल फिनोमिनाज हो तो उनको कुछ एक कंसेप्ट से और कुछ एक लाज से ही हम इनको एक्सप्लेन कर सकें। ओनली फ्यू कंसेप्ट एंड लाज में जो है अलग अलग फिजिकल फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन कर सकें। ऐसा जो प्रयास है वो क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है। ऐसे एफर्ट जो है वो क्या कहलाते हैं? यूनिफिकेशन कहलाते हैं। देखिए, इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए किसी पेड़ से एप्पल नीचे गिरना जो है, या कोई भी चीज जो है ऊपर से जमीन पर गिरना, एक ये फिजिकल फिनोमेना है, एक घटना है। दूसरी घटना की अगर मैं बात करूं तो जैसे सन के चारों ओर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ओके, ये दूसरी घटना है। अब इन दोनों घटनाओं को हम सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अलग अलग घटनाएं हुई, उनको हम सिर्फ एक लॉ से एक्सप्लेन करने का एफर्ट कर रहे हैं, एक लॉ से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। देन दिस एफर्ट इज नोन एज यूनिफिकेशन। ठीक, और इस टाइप के जो कंसेप्ट, इस टाइप के जो एफर्ट हो यूनिफिकेशन कहलाते हैं। अब देखिए कि यूनिफिकेशन की डेफिनेशन को अगर हम नोट्स में से पढ़ना चाहें तो द एफर्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज इज नोन एज यूनिफिकेशन। और नीचे जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया है वही दिया हुआ है। अब हम ये देखें कि पिछले कुछ वर्षों में जो है अलग अलग फिजिसिस्ट ने यूनिफिकेशन की डायरेक्शन में कई सारी अचीवमेंट्स जो है वो हासिल की है। उसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो आइजैक न्यूटन का आता है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है फिजिक्स में। इन्होंने क्या किया था कि जो सेलेस्टिकल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स जो है इनको यूनिफाई किया था, इनको एकीकृत किया था। अब देखिए कि ये जो नाम मैंने अभी हाईलाइट किए हैं इनको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। और सेलेस्टिकल में जो हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, जैसे प्लेनेट है, स्टार, मून वगैरह, इनकी स्टडी की जाती है। और टेरेस्ट्रियल के अंदर जो है हम ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ए मूविंग कार, ट्रेन, ए बॉल, फुटबॉल वगैरह जो है, जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो स्टडी हम करते हैं टेरेस्ट्रियल में करते हैं। तो अब देखिए कि चाहे हम स्टडी करें हेवनली बॉडीज के मोशन की, चाहे टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट की, तो दोनों टाइप की जो मैकेनिक्स है वो जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उनके द्वारा एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर
सेलेस्टिकल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स के लिए आपको अलग अलग लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों लॉज ही यूनिफाइड है, एकीकृत है। ओके। इसी तरह से ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड थे, और दूसरे माइकल फैराडे। इन्होंने जो है फिजिक्स की 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ठीक, तो इनको यूनिफाई किया और ये दिखाया कि जो लाइट जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इनका नाम आप 10th क्लास में सुन भी चुके होंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आपने करंट वगैरह जो चैप्टर है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो यूनिट है वो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट थी। और इसी तरह से जो हम मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं, वो मैग्नेटिज्म आप मान सकते हो, जहाँ पर हमने लाइट की स्टडी की थी, मैं 10th क्लास की बुक की बात कर रहा हूँ, वो ऑप्टिक्स का पार्ट था। ओके, तो अभी जस्ट इनको आप समझ लीजिए, उसके बाद जो हम इन सभी चीज़ों की डिटेल से स्टडी जो है या तो इसी क्लास में करेंगे या आने वाली क्लासेस में जो है इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। अब देखिए, शेल्डन, ग्लासो, अब्दुल सलाम और स्टेवन वेनबर्ग जो है, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 टाइप की फोर्सेज है, एक तो न्यूक्लियर फोर्सेज और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले इनके अलग अलग स्टडी करते थे। इन साइंटिस्ट ने जो है 1979 में ये बताया था कि वास्तव में एक इलेक्ट्रोवीक फोर्स होता है, उसी की ही ये दोनों रूप है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक, कि इन्होंने थ्योरेटिकली ये चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स के ही 2 रूप क्या है, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इन दोनों फोर्सेज को उन्होंने यूनिफाई कर दिया था। अब उसके बाद जो है ये कार्लो रूबिया और सिमन वेंडरमीर जो है, इन्होंने जो 1984 में जो चीज इन्होंने थ्योरेटिकली बताई थी ना ऊपर, उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया था। ओके, कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इन्होंने तो जस्ट एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है वेरीफाई कर दिया था। अब आइए हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, वो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है कि देखिए, हमारे पास कुछ एक काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं और उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को ऐसे सिंपली ड्राइव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो सिस्टम होते हैं, उसको जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनकी हम अलग अलग से स्टडी करते हैं और वहीं से इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर लेते हैं, इसके गुणों को हम ड्राइव कर लेते हैं। और ये जो इस टाइप का जो एफर्ट है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट में तोड़ के या सेपरेट करके उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है, प्रॉपर्टीज ड्राइव की जाती है, ऐसा एफर्ट जो है क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ये हमारे +1 11th क्लास की फिजिक्स में भी अभी हम स्टडी करेंगे आगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो है हम कई सारी क्वांटिटीज, इसकी प्रॉपर्टीज के लिए हम कई सारी क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, या पूरी थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है और एंट्रोपी है। यानी कुछ एक क्वांटिटीज है, इनकी अगर हम स्टडी कर लें तो थर्मोडायनामिक्स जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो
वैसे तो यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी, ये शब्द आप लोगों के लिए नए हैं, लेकिन फिर भी जस्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस में कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी हो किससे पता लगेगा, टेम्परेचर से पता लगेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि जैसे एक सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में सभी टाइप की एनर्जी, बेशक वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उन सभी टाइप की एनर्जी का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक। और एंट्रोपी जो है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, कि कोई चीज़ जो है कितनी रैंडम है, जैसे गैसेस लिक्विड की बजाय ज़्यादा रैंडम है, ज़्यादा उसके पार्टिकल दूर दूर तक जाते हैं, तो एंट्रोपी गैसेस में ज़्यादा है, लिक्विड में कम है, और सॉलिड में उससे भी कम है। ओके, तो जस्ट अभी जो मैंने समझाया, अगर समझ में ना भी आया तो अभी जस्ट आप इनके नाम याद रख लें एक बार। तो अगर नोट्स में से देखें तो भी वही बात मैंने लिखी है कि एन एफर्ट टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट की प्रॉपर्टी से बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज को ड्राइव करने का जो एफर्ट है वो क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह जो क्वांटिटीज है उनके द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब देखिए कि आपको ये, आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये सारे नोट्स जो है इसकी एक पीडीएफ फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब कुछ एक स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर कि हिंदी मीडियम में बनाइएगा, कि राजस्थान यूपी बोर्ड वगैरह जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम चलता है, काफ़ी पॉपुलर भी है। तो हिंदी मीडियम के जो है ऑलरेडी कोर्स हमारा कंटिन्यू है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड इंग्लिश मीडियम के लिए ही करूँगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं वो ज़रूर इसको पढ़ें। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है। अगर हम बात करें तो ये फिजिक्स के स्कोप की, तो फिजिक्स का स्कोप जो बहुत ही वाइड है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्कोप है इसका, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में के डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के जो एक बहुत बड़ी रेंज जो है उसकी स्टडी की जाती है, यानी उसका जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है उसकी काफ़ी लंबी रेंज की जो यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा समझ आएगा, कि जैसे फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम लेंथ ले लें, लेंथ की देखो हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं, हम एक बहुत ही छोटी सी लेंथ है, जैसे न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस है, उसकी स्टडी भी करते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 का मतलब क्या है कि 1/1 के आगे 14 जीरो है, 14 जीरो है ये, ठीक, यानी इतना मीटर का इतने हिस्सा जो है उस लेंथ की भी हम स्टडी फिजिक्स में कर रहे हैं। इसके अलावा लेंथ ऑफ गैलेक्सी जो है 10⁻26 मीटर, यानी 1 के आगे 26 जीरो, इतने मीटर लंबी लेंथ की भी हम स्टडी जो है कहाँ कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो लेंथ के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻26 मीटर तक की हम स्टडी जो है हम फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो पूरी रेंज अगर हम देखें तो 26 और 14, 10⁻40 इतना जो है इसका ऑर्डर है। ओके, या हम कह सकते हैं कि इसकी रेंज है। ओके, इसी तरह से अगर हम टाइम की बात करें तो 10⁻22 सेकेंड, ओके, से लेकर के 10⁻18 सेकेंड तक, यानी इतने छोटे से समय से लेकर के इतने बड़े समय तक की स्टडी जो है वो फिजिक्स में की जाती है। इसी तरह से
अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के मास ऑफ गैलेक्सी तक की स्टडी जो है वो कहाँ होती है, फिजिक्स में होती है। यानी 10⁻⁻30 के जी से लेकर के 10⁻55 kg तक की स्टडी जो है हम फिजिक्स में करते हैं। यानी बहुत लंबी रेंज जो है ऑफ मास की हम स्टडी करते हैं। जस्ट मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 3 ही फिजिकल क्वांटिटी की। इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बहुत ही बड़ी रेंज की जो है हम स्टडी जो है फिजिक्स में करते हैं। अब देखिए आगे आता है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी वास्तव में बड़ी एक्साइटिंग है। और एक्साइटिंग कैसे है, इसको तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोबोट्स का हम यूज कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है, जिसने ह्यूमन बीइंग का काम काफ़ी आसान कर दिया है। इसके अलावा हम नियर बाय प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं, जिसका सारा का सारा कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, ग्राउंड से हो रहा है। देखो एक एक्साइटिंग बात है ना, कि जैसे मान लीजिए हम नियर बाय प्लैनेट फॉर एग्जांपल हम मार्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल कहाँ है, हमारे ग्राउंड पे, हमारे अर्थ पे है। इसी तरह से जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी आजकल काफ़ी एडवांस हो गए हैं। जैसे अपना सेलुलर फोन है, इंटरनेट वगैरह है, रियली एक्साइटिंग चीज़ है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें कि न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें मिले हैं वो भी क्या है, रियली एक्साइटिंग है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से फिजिक्स की कुछ नई डिस्कवरीज होती है। हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जो है नई फिजिक्स हम कह सकते हैं राइज होती है, या फिजिक्स की नई ब्रांच जो है वो डिस्कवर हो जाती है कई बार। तो उसी तरह से फिजिक्स के लॉज जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर करते रहते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि समटाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों का इम्पैक्ट कहाँ आता है, सोसाइटी पर आता है। दे हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ओके, तो अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स की, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे जो इन दोनों में कंफ्यूजन के माइंड में हो। अब जैसे रेडियो है और टेलीविज़न है। रेडियो और टेलीविज़न क्या है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन दोनों किस पे बेस्ड है, रेडियो और टेलीविज़न किस पे बेस्ड है, ये प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपेगेशन, डिटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ, जनरेशन का मतलब पैदा होना, प्रोपेगेशन का मतलब चलना, एंड डिटेक्शन उसको वापस डिटेक्ट करना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी जो है उसी के आधार पर हमारे क्या बने, रेडियो और टीवी बने। तो ये किसके लाज हैं, जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फिजिक्स के लाज हैं। ठीक, फिजिक्स ने क्या डेवलप कर दी, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। ठीक, इसी तरह से कुछ एक टेक्नोलॉजीज ऐसी है, कुछ एक डिवाइसेस ऐसे हमारे पास आ गए हैं, उसकी वजह से हम फिजिक्स के भी कुछ नए लॉज जो है वो डिस्कवर कर सके हैं। और ये जो चीज़ें हैं इन्होंने सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है। जैसे रेडियो टीवी ने देखिए कि सोसाइटी कितनी बदल दी है, सेलुलर फोन ने कितनी सोसाइटी चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास मैं एक टेबल शो कर रहा हूँ। इस टेबल के अंदर आपको कई सारी टेक्नोलॉजीज दिखाई है। जैसे स्टीम इंजन है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड है, यानी कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन पे डिपेंड करती है।
अगर कंट्रोल्ड नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियर फिशन होगा तो यहाँ एटम बम बन जाएगा। ओके। इसी तरह से रेडियो और टीवी का मैंने आपको बता ही दिया। कंप्यूटर्स जो है डिजिटल लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। लेजर जो किरणें हैं लाइट एम्पलीफिकेशन एंड सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड होती है। उसी तरह से अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टिविटी पे बेस्ड है। रॉकेट प्रोपल्शन जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर अलग अलग आपको टेक्नोलॉजीज बताई है और उसके सामने जो है उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लिख दिए हैं। तो जितने हो सके इनको याद कर लें। और ये जो है आपको सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ये आगे इन फ्यूचर आपको भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके वगैरह पूछी जाती है उनमें ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उस कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब नोट्स में आगे एक टेबल मैंने दे रखी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उस टेबल में जो है कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और वो कौन से देश से रिलेटेड है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ लीवर जो है वो कुछ नियम इन्होंने दिए हैं, ये ग्रीक के थे। और इसी तरह से जो है आपको अलग अलग साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें जेसी बॉस की, तो ये इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। इसी तरह से यहाँ पर जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। और इसके अलावा जो है ये नाम आपको बार बार आगे जैसे हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में, कुछ केमिस्ट्री वगैरह में भी, जैसे थॉमसन ने जो है किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और ये कहाँ के थे, यूके के थे। इसी तरह से डब्ल्यू के रोंटिजन जो है इन्होंने एक्सरेज की खोज की थी और ये जर्मनी के थे। तो इस तरह से जितने भी फेमस साइंटिस्ट यहाँ पर हैं उनके नाम मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको धीरे धीरे आप याद रखें। ओके, तो यहाँ पर 2 पेज में टेबल है, तो डेली के 5-7 अगर आप इनको याद करें तो याद हो जाएंगे। और ज़्यादा एकदम से याद ना भी हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ये अब हम स्टडी करेंगे उसमें भी आएंगे। तो फिर भी अगर हो सकते तो इनको याद कर ही लें। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बेसिक फोर्सेस इन नेचर नाम से हमारा टॉपिक है, उसमें कुछ बेसिक फोर्सेस हैं हमारे पास, उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनकी स्टडी करवाऊंगा और जो हमें जो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किस तरह से करने हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं अभी। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हो करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।